ठीक है, जहां पे इंटरलिंकिंग वाटर से पानी पहुंच जाएगा। अब देखो, मैं अगर इंडिया के टेरेन की बात करूंगा तो मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर है, कैसा है, हिली रीजन, नीचे हिमाचल प्रदेश आ गया, ऊपर पंजाब कुछ रीजन लगा लो, या फिर अब मैं हरियाणा की बात करता हूं, इधर इधर ऊपर वाला से वो वाला यमुनानगर वाला रीजन, पंचकुला वाला, पूरा उत्तराखंड लगा लो, ठीक है, उधर नेपाल वगैरह, फिर उधर नॉर्थ ईस्टर्न लगा लो। मैं अगर इधर आता हूं और नीचे राजस्थान में क्या है मेरे पास, सूखा। मैं डेक्कन प्लेट्यूज में आ जाऊं, डेक्कन में मेरे पास पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन बीच में मेरे पास क्या, मध्य प्रदेश, एमपी का कुछ रीजन। एमपी का कौन सा वाला रीजन, वो वाला रीजन जो सेंट्रल में नहीं है, वो वाला जो झांसी वाला रीजन, झांसी वगैरह का है। एंड एज अ मैप देखोगे तो यूपी का यूं हिस्सा निकल के बिल्कुल ऐसे जा रहा है, और यहां पे झांसी पड़ेगा। कभी गौर किया हो तो, नहीं किया घर जाके देखा। तो ये वाला रीजन है जो विदर्भ वगैरह का रीजन है, या फिर मैं महाराष्ट्र में सॉरी महाराष्ट्र में विदर्भ का रीजन है, या फिर मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो बहुत सारा रीजन ऐसा है जो क्या है, बिल्कुल सूखा है, सूखा वाला रीजन है। तो अगर मैं क्या कर देता हूं, एक और एग्जांपल, सतलुज यमुना कैनाल, सुना है तुमने, ठीक है, हरियाणा पंजाब वाले चिल्लाते रहते हैं कि सतलुज ने पानी नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पानी नहीं दे रहे, ठीक है, SYI है, एल लिंकेज, ओके ठीक है, SYL कैनाल जो, ठीक है। अब एक कैनाल और, इंदिरा गांधी कैनाल करके पानी आ गया, ठीक बात है, दिल्ली में पानी जा रहा है, लेकिन समस्या अब बात यह है कि इससे फायदा है, इससे फायदा है। अब मैं क्या करूं, मैं जो जम्मू कश्मीर में जो सारी क्या पेरिनियर रिवर्स है, थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, पानी बहता रहता है, ठीक है, या फिर मेरे पास जो हिमालयन रीजन रिवर है, सारे सारे क्या करेंगे, समुद्र में पानी डाल रही है, कुछ इधर से पाकिस्तान में डाल रही है, मैं इनका पानी क्या करूं, डाइवर्ट करके राजस्थान में लेगा, राजस्थान का सूखा खत्म, और हमें डायलॉग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले भाई पानी पी ले, यू आर फ्रॉम राजस्थान, एक बार चला था ना वो वायलेट ट्रेंड में। फिर क्या ये बात सही है? केन बेतवा रीजन में भी अगर आप क्या कर रहे हो, और सूखे से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, केन और बेतवा रिवर को इंटरकनेक्ट कर रहे हो, क्या सही चीजें, क्या सही चीजें हैं, सही है, पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या कोई बायोलॉजिकल इंपैक्ट है, देखो, अरे हाँ या ना में जवाब देना, गलत जवाब देखो, क्या दिक्कत है, क्या कोई बायोलॉजिकल इंपैक्ट है यहां पे, फर्स्ट में है कोई बायोलॉजिकल इंपैक्ट, जैव परिस्थितिकी तंत्र में कोई, इकोलॉजिकल में, इकोलॉजी में कोई ना कोई है, फर्क पड़ेगा, कुछ होगा, होगा, यस होगा, कुछ कितने लोग हैं जो हाँ के लिए एग्री कर रहे हैं, होगा, यस यस, मना कितने लोग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, सरिता बताओ, यस आपने थोड़ी तेज बोला, बताओ। हाँ, इंसान देखो, हम ये जो प्रोजेक्ट जितने बना रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसकी है, ह्यूमन की। अगर आप आज के टाइम में राजस्थान में पानी ले आते हो, यही चीज होती है, तो यस, इवन समहाउ जितना हार्ड लाइफ है उतनी हार्ड लाइफ नहीं बचे, ठीक है। इवन हर साल हम राजस्थान में बात नोटिस करते हैं कि कोई ना कोई बच्चा पानी की वजह से मर जाता, हर साल न्यूज आती है, ठीक है। पिछले साल न्यूज थी, पिछले साल न्यूज थी, 8 साल की बच्ची थी, ठीक है, अपनी दादी के साथ जा रही थी, घर से निकली, पानी पिया नहीं, रास्ते में आते थे, जब तक जहां तक पहुंचना था वहां पहुंची तो मर गई, प्यास की वजह से। क्या बीच में कहीं पानी नहीं था? नहीं, पीने लायक पानी भी था, लेकिन देयर आर सम सोशल डिफरेंसेस आल्सो। जिन रास्तों से वो गुजर रही थी, दे आर द हाउसेस ऑफ द अपर क्लास, सो शी कांट आस्क फॉर द वाटर। उसने कहा कि चलती जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और जब तक पहुंची, जहां तक पानी पीने की जगह पे आई। अब छोटे बच्चे को ये थोड़े ना कि आगे पानी नहीं मिलेगा, इसका, और ये बहुत सारी न्यूज आती है, एक न्यूज नहीं है, बहुत सारी न्यूज है। कल देख लो आप, कल की न्यूज है शायद, कल या परसों, मालवीय नगर में आग लग गई है, ठीक है। अब तुम एक कमाल की बात नोटिस करो, मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि मतलब होटल में आग लग रही है, कोई बात नहीं, नॉट इट्स नेचुरल कैलेमिटी, लेकिन एक ही परिवार के सब लोग मर जाने उसी आग में, एंड दैट इज द फैमिली ऑफ सीए। तुम्हें अचंभा नहीं होता ये बातें सुन के?
ठीक है, आजकल एक मूवी आई है गवर्नर नाम से, G5 पे, ठीक है। उसमें इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट जिन्होंने 1990 क्राइसिस में, 1991 के क्राइसिस में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश को बचाया था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देश का सोना बाहर दे दिया, गिरवी रख दिया था, बेच दिया था। ये मूवी अभी क्यों आई, आगे पीछे आ सकती थी। अगर तुम न्यूज़पेपर उठा के देखो तो रिसेंटली एक न्यूज आई है, इंडिया ने तकरीबन रुपये को बचाने के लिए $2 बिलियन का सोना बेचा है। न्यूज देखिए कहीं पे, छोटी सी न्यूज मिलेगी, इंडियन एक्सप्रेस में छोटी सी मिलेगी हर जगह। तुमने कोई ऑपरेशन किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए तुमने एक मूवी बनाई, दैट इज धुरंधर, और उसकी कौन ही मतलब रिलीज होने से पहले अगली की डेट रिलीज देखेगा। और तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आता है और तुम्हें लग के ये नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो तुम्हारा 6.5-5 महीने पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मतलब इतना कैसे प्लान कर सकता है कोई, कुछ नहीं है, आम जनता को बेवकूफ बनाने का बहुत तगड़ा फंड है। और हमेशा कोई भी न्यूज पढ़ते हो उसके पीछे ये नोटिस किया करो कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जब तुम्हें पीछे की चीजें दिखने लग जाएंगी तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा पढ़ना सफल हो रहा है। एक ही फैमिली के लोग यार, एक ही फैमिली के लोग 6 लोग, ऐसी छोटी मोटी फैमिली, सीए वाली फैमिली, एंड दे डाई, नो वन डाई, सिर्फ एक पर्सन बचा है जो ऑलरेडी कहां है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लुक द एट्रोसिटी। एक और केस हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का, बताया था शायद मैंने स्पेस टेक में, नहीं बताया तो शायद सुन लो। एरोप्लेन क्रैश हुआ था, और मुझे तो ये भी लगता है कि जो अहमदाबाद वाला, देखो होने का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सोचा करो, बिकॉज यही सबसे ज्यादा सोचने वाली बात। मैं बैक को इस पॉइंट पे आता हूं, अगर मैं राजस्थान में पानी ले आऊंगा तो सबसे बड़ी बात, यहां पे इकोनॉमी कैसी, सॉरी इकोलॉजी कैसी है, इकोनॉमी बोल रहा हूं, इकोलॉजी कैसी है, डेजर्ट टाइप की। बहुत सारे क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा लो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब मैं इन सबको छोड़ के एक वर्ड लिख रहा हूं, फ्लोरा एंड फूना, जंतु और पादप। वो कैसे हैं, वो डिपेंड करेंगे। और अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया, वाटर ज्यादा लिया, तो अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। और इकोलॉजी चेंज होते ही समहाउ उसके इंपैक्ट इंसानों पे पड़ेंगे। तो फिर इसका क्या फायदा, राजस्थान को सूखा ही मरने दिया जाए। और एक बात हम और भी कह रहे हैं कि डेजर्टिफिकेशन क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, देयर इज अ वर्ड दैट इज नोन एज मिटिगेशन, मिटिगेट या फिर मिटिगेशन। पता है किसी को मिटिगेट क्या होता है? आप पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे, सॉरी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ते, हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ते हैं, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा, हम क्या पढ़ते हैं यूपीएससी में, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। ना तो हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना इकोलॉजी पढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल इकोलॉजी इज और सब्जेक्ट। ये क्या है, यहां पे आपको एक मिटिगेट वर्ड मिलेगा। मिटिगेट क्या कहते हैं, मिटिगेट ये कहता है कि जो चीज हो गई वो हो गई, लेकिन उसके जो प्रभाव है आप उन प्रभावों को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, विदाउट हार्नेसिंग दिस थिंग और विदाउट इलोंगेटिंग द इंपैक्ट्स ऑफ दैट। आप ये नहीं कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। अगर मैं पानी यहां ले आऊंगा तो मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल करके इसका वो ही बदल दिया। बट मैं क्या करूंगा, मैं जो इसके एडवर्स इफेक्ट है डेजर्ट्स के या फिर इन सब के, मैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स को क्या करूंगा, मिटिगेट करूंगा। और एक सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसा इनसे बताया था, तो इन्वायरमेंट में एक सबसे बड़ी बात है, कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो ये वर्ड तुम्हें 2 या 3 बार लिखना जरूरी है। मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट, जहां पे तुम्हें लगे कंट्रोल वर्ड लिखना है वहां क्या लिखोगे, मिटिगेट कंट्रोल। जहां तुम्हें लिखना है कि स्टॉप कर दो इन चीजों को, वहां क्या लिखोगे, मिटिगेट। तुम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें क्या करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है।
किसमें दम है? एक और चीज, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्या सीएनजी के भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं? आंसर इज नो, नॉट दैट मच। तो अगर मेरा दोस्त इंडिया की सबसे ऊंची चेयर पे बैठा है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो, ट्रांजिशन होना है ऑटोमोबाइल सिस्टम का, ऑटोमोबाइल्स जो है इस सेक्टर का पूरा क्या है, इट इज इन द ट्रांजिशन फेज। कौन से वाले? कौन से वाले? पेट्रोल, डीजल, इवन कैरोसिन या एलपीजी वाले भी, और इवन इसमें ही मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास सीएनजी वाले भी हैं, दैट इज ऑल्सो आसिंजन। इसमें जब मैं देखूंगा तो पेट्रोल डीजल एक अलग सेक्टर है एंड सीएनजी इज है डिफरेंट सेक्टर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, ई व्हीकल्स, और ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स, या फिर क्या, हाइड्रोजन फ्लैक्स व्हीकल्स। एक ही बात है, ट्रांजिशन। तो अगर अगर कोई एक आदमी इसको कंट्रोल कर रहा है और इसके प्राइस बढ़ रहे हैं और इसके कंपेरेटिवली नहीं बढ़ रहे हैं। एक चीज और, हाँ, यस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कोई इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लेकिन अगर तुम एक बात देखो, क्या सीएनजी के वो नहीं है इम्पैक्ट? मैंने बताया था सीएनजी के इम्पैक्ट उनसे भी ज्यादा है। अगर पोल्यूशन होगा किससे, पेट्रोल या डीजल इंजन से, तो आपको फोग या स्मोक के रूप में दिखाई देगा, लेकिन सीएनजी वाले से दिखाई भी नहीं देगा। पार्टिकल 2.5 बनेंगे, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम 2.5। पहले वाले आपके लंग्स में जा रहे थे और फिर इफेक्ट कर रहे थे पोल्यूशन के थ्रू, ये वाले आपकी स्किन में डायरेक्ट घुस जाएंगे, स्किन कैंसर करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो, जरूरी ये नहीं है कि सामने से कुछ खतरा दिखाई दे रहा है तो ही खतरा है, देयर आर समटाइम्स इनविजिबल थ्रेट्स ऑल्सो। तो सीएनजी वाले इनविजिबल थ्रेट, यस, उसके कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल है, आई टोटली एग्री ऑन दैट। मैं बात ये कह रहा हूं कि क्या कोई बैक स्टोरी चल रही है, सिर्फ इतनी सी। और मैं एक आदमी को बहुत वो मानता था, मैंने आप लोगों को पहले स्टेटमेंट भी की, लेकिन जिस हिसाब से देखो, यूएसए, एक चीज ही सुन लो, 2014 में इस चीज का हमने जिक्र किया है। 2014 में क्या हुआ था? एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिनल पेनिनसुला किसने किया था? वाशु, रशिया ने। ओके, कोई बात नहीं। किसका, कौन कौन सा हिस्सा कर लिया था? यूक्रेन का। ओके, वहां पे कोई सी भी है? क्रीमिया के पास कोई सी है? प्रिया, कोई सी है क्रीमिया के पास? भावना, कोई है? कोई है सी? राखी, कोई सी है? प्रीति, संगीता, क्या फायदा तुम्हारा हर रोज आने का है? ओके, आज आदरू को बात। ब्लैक सी, उसके अलावा कोई और सी है? सरिता, ब्लैक सी है, यस, टोटली अगली। इसके अलावा कोई है? अजोव सी। इसके बाद कोई स्टेट है? अजोव सी नहीं है, वो स्टेट है कोई? थर्ड स्टेट किसके बीच में, किसको अलग करती है? अजोव सी को और ब्लैक सी को। ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, अलग किसको करती है?
मेनलैंड रशिया को और किसको, क्रिमियन पेनिनसुला को। ठीक है भाई, क्या फायदा तुम्हारा, नहीं पढ़ लिया करो जाके, इन्होंने कर लिया कब्जा 2014 में। ठीक, जी एट से जी7 बना। अब एक और बात सुनो, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग, सॉरी, हाँ, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेड कौन है, हेड है मेरी ये वाली कंट्री जो क्या है, मिडिल ईस्ट वाली, या तो मैं मिडिल ईस्ट बोल लूं या फिर क्या बोलूं, वेस्ट एशिया वाली। यानी मेरा कौन सा, मेरी सऊदी अरेबिया हो गया, मेरा यूएई हो गया, मेरा कतर हो गया, मेरा ओमान हो गया। ठीक है, बनाया किस लिए था, बनाने में एक मेन रीजन क्या था, वन ऑफ द मेन, ध्यान से लो, जिसको लिखना है लिख लो, जो मेन ऑफ रीजन क्या था, मेन रीजन ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, स्टेबल करना है, उनको क्या करना है, स्टेबल करना। आ जाओ। और ओपेक का हेडक्वार्टर क्या है, इट इज इन वियना। इसकी कैपिटल है, काम ये था। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बैठेंगे और ये लोग ये बताएंगे कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इस रेट में क्रूड ऑयल बिकेगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, प्रोड्यूस करने वाले कोई और, जो कहां बैठा है, वेस्ट एशिया में। हेडक्वार्टर कहां पे, यहां पे। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन, यूरोपियंस। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन, यूरोपियंस और अमेरिकन। सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले कौन, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले कौन, यूएसए हो गया, चाइना तो अभी उभरा है 2002 के बाद में, मैं पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में ये एडवांस, तो कार वार इनके पास पहले आई। अब देखो, अब क्या सिर्फ सारा का सारा तेल इनके पास है, आंसर इज नो। और हिस्सा है मेरे पास, एक बच गया रशिया, एक मेरे पास बच गया वेनेजुएला, ठीक है, एक मेरे पास बच गया यूएसए के कोस्टल रीजन भी। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी, देखो रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेस। आज मैं बोलूं कि इंसान के लिए सबसे जरूरी रिसोर्सेज क्या है, बताओ क्या होंगे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्रूड ऑयल। ओके चलो क्रूड ऑयल लिख लिया, ओके क्रूड ऑयल, और नेचर से मिल रहे हैं, और क्या हो सकता है, हाँ हाँ आ जाओ, कौन है, और क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये तो बेसिक है ना, सनलाइट भी लगा लो, कोई नहीं, सनलाइट का तो इतना इश्यू है नहीं, सनलाइट तो सबके पास है। फ्रेश वाटर और एयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे तो सबसे बैड क्वालिटी एयर कहां है, ये वेस्टर्न एशिया में, साउथ जो है, साउथ एशिया की कंट्रीज है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इन्हीं में है। तुम टॉप के देखोगे एशिया में, सबसे ज्यादा साउथ एशिया के हैं, लाहौर हो गया पाकिस्तान, गाजियाबाद इंडिया, दिल्ली नोएडा। ठीक, अब देखो इनमें से कोई भी उठा लो, यूएसए देखोगे ना, यूएसए के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, और ये लोग इतने समझदार हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं करते हैं। रिसोर्सेज कहां से लेंगे, दूसरी कंट्री। इनके पास इतना ज्यादा नेचुरल ऑयल है, इतना ज्यादा नेचुरल गैस है, अपना कभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा वेस्ट एशिया से, पूरा यूरोप से लेते हैं। अब देखो एक चीज समझो, ये कंट्री के पास भी क्या है, रिसोर्स, अब ये बेच रहे हैं। इवन इसके पास क्या, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व है, किसका, क्रूड ऑयल का, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, और चला कौन रहा है, मिडिल ईस्ट वाला।
इवन पूरा यूएई और पूरा सऊदी अरेबिया मिल जाएगा ना, तब भी इसके बराबर नहीं है। तो अब हुआ क्या, ये मैनेज कर रहे हैं। अब सिस्टम क्या है, ये और ये कहीं ना कहीं क्या है, इनमें सोशल वो है, ये सारे कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें भी पेट्रोल बेचना है और हम भी मेंटेन करेंगे। दे कम्स विद द न्यू प्लान, ओपेक प्लस। ठीक है, इन्होंने ओपेक प्लस बनाया, पाया सभी से वही रूल कि हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी चीज को बेचना है तो मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी, उस चीज की, अगर इस चीज की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि मेरी सप्लाई से कुछ नहीं होगा। यस, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं सप्लाई ज्यादा कर दूं तो डिमांड अपने आप कम हो जाए, जब मैं सप्लाई मेंटेन रखूं। देखो, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सप्लाई को कम कर सकता हूं? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल के ऊपर। क्या क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है पिछले 10 सालों में? ठीक है, आज अगर मैं बाइक से आ रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि यार मैं गाड़ी ले लूं। ठीक है, बड़ा बारिश में भीगता हुआ आऊंगा, क्या करूं, चाहे भले ही ईएमआई पे आए। ठीक है, क्योंकि इंडिया की 80% पॉपुलेशन गाड़ियां किस पे है, ईएमआई पे, आराम से। ठीक, लोगों को क्या है, और वैरायटी मार्केट में बहुत आ रही है। तो मेरा जो क्रूड ऑयल क्या है, मेरा चाहे पेट्रोल है, मेरा चाहे डीजल है, या फिर मेरा क्या है, और मैं नेचुरल गैस, उसकी बात नेचुरल गैस की बात करूं, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, डिमांड हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ी हुई। ठीक है, बढ़ी। अब मैं तुम लोगों को एक चीज और बताता हूं कि इसके मुकाबले अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूं, ईवीज की, तो क्या मैं इनके रूप में ईवी को अल्टरनेटिव में यूज कर सकता हूं? मैं अल्टरनेटिव में यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समस्या है। समस्या क्या है कि भाई अगर मुझे 600-700 किलोमीटर जाना है, नहीं भेज देता हूं आने के बाद। देखो, मेरे पास क्या है, अगर मुझे 700 किलोमीटर जाना है तो पहली गाड़ी तो बहुत कम गाड़ी है, अब तो चलो थोड़ा एडवांसमेंट आ गया है। और अगर मैं 700 किलोमीटर जाने के लिए मैंने टैंक फुल किया, तो मैं क्या, मैं पेट्रोल पंप पहुंचा, मैंने अपनी नोजल ओपन किया टैंक का, और उसने क्या कर दिया, विद इन 2 मिनट में मेरा क्या है, टैंक फुल कर। इसके मुकाबले अगर मैं बैटरी अपनी चार्ज करने लग जाऊंगा तो मुझे कम से कम 8 घंटे चाहिए, मतलब 8 घंटे का राउंड चाहिए। और अगर मैं बहुत हाई सुपर फास्ट चार्जिंग कर रहा हूं तो मुझे अलग से इक्विपमेंट्स पे अलग से खर्चा करना पड़ेगा, और फिर उसमें भी मेरा क्या है, 3 घंटे तो लेगा ही लेगा। 3 घंटे में क्या करूंगा? तो कहीं ना कहीं मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनका पूरा पूरा रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे, इस बात को मान के चलो, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा। यस, एज ए सब्सिट्यूट में यूज कर रहा हूं, सस्ता पड़ रहा है मुझे, सब पड़ रहा है। यस, कि मतलब अगर मुझे शहर शहर में घूमना है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लूं, रात भर चार्ज करूं, खेतों में जाना तो क्यों पेट्रोल डलवाऊं, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी करी, उसके पीछे घर में चार्ज किया, क्योंकि क्या हो रहा है, खेतों में वैसे चार्जिंग का सिस्टम है, कुंडी डाली, वो सब किया, चार्ज कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, शहर शहर में कोई नहीं देख रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म में, और आज के टाइम पे भी अगर मैं क्या करूं, अगर मैं घूमने की बात करूं, या फिर मुझे लॉन्ग जाना है, या फिर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड के मामले में कौन से, कि ये व्हीकल्स क्या है, अपनी एडवांसमेंट में टॉप पे जा चुके। ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद हमारे पास कोई ऐसी बैटरी आ जाए जिसको आप चार्ज करो। एक अलग अलग अल्टरनेटिव है, जैसे हीरो का एक विडा आता है, विडा नाम से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये कर लेते हैं कि भाई आप क्या करो, हम हमारे शोरूम पे आओ, या फिर हमारे चार्जिंग स्टेशन पे आओ, आप अपनी बैटरी निकालो, वहां पे बैटरी रख दो और बदले में चार्ज वाली बैटरी ले जाओ। ठीक है, और इंडिया ने इसी स्कीम को प्रमोट करने के लिए बैटरी पासपोर्ट नाम का कंसेप्ट दिया था। अगर तुमने एनर्जी के करंट अफेयर्स वाले नोट पढ़े हो तो वहां पे था एनर्जी पासपोर्ट का, सॉरी बैटरी पासपोर्ट का। बैटरी पासपोर्ट क्या है, जैसे हमारे आधार कार्ड वैसे ही क्या जाएंगे, कुछ नंबर दिए जाएंगे, ताकि बैटरीज आपस में मिक्स ना हो और पता लगता रहे कितनी एक्सपायरी, कितनी बार चार्ज हुई, कितनी बार डिस्चार्ज हुई, उसका सारा सारा डेटा हमें हमारे पास।
तो इन्होंने क्या दिया, अच्छा ऑप्शन दिया। लेकिन अगर मैं कार वार में ऑप्शन देखूं तो कार की बैटरी मेरी 40 किलो की है, कैसे मैं रिप्लेस करूंगा, और वो मेरे पास 6-7 है। तो अभी इतना बाइक वाइक का तो क्या है, बाइक के तो मेरे विडानो ने ऑप्शन दे रखा है कि भाई नीचे विडा का अपने हीरो का स्कूटर खड़ा कर रखा है, ऊपर उठा लो बैटरी, लंच बॉक्स जितनी है यहाँ पे आके रूम पे लगा दो, जब तक ऑफिस में बैठे चार्ज करते रहो, जब वापस जाकर उठा के दोबारा ले जाओ, सोल्यूशन है। अब देखो, अब मेरे पास इनकी डिमांड हमेशा बढ़ी हुई, यानी मेरे पास डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई को मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता। अब ओपेक और ओपेक प्लस एक बात ये कहता है कि भाई आप जानबूझ के सप्लाई को क्या नहीं कर सकते हो, अब इकोनॉमी का कंसेप्ट आएगा, अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है, मैं सप्लाई को कम नहीं कर सकता, तो मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा। बताओ, पढ़ा है ना बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लास 10th 11th का। हाँ, कैसे बने, प्राइस हाई करके, प्राइस हाई कर, मैं क्या कर दूं, इसका प्राइस हाई कर, वेरी गुड। क्या मेरे पास कोई और भी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है। मैं अपना प्रॉफिट कब बनाऊंगा, मेरी क्योंकि डिमांड मेरी बढ़ रही है, इसको मैं कम नहीं कर सकता, मेरी डिमांड बढ़ रही है, मैं सप्लाई को कम कर दूं, अपने आप मेरे प्राइसेस बूस्ट कर जाएंगे। लेकिन मैं सप्लाई कम नहीं कर सकता, मैं सप्लाई कम नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, प्राइस। अब प्राइस तो अपने आप बढ़ते नहीं है, प्राइस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है प्राइस बढ़ाने के लिए, बहाने की, किसकी जरूरत पड़ती है, बहाने की। ऐसे कैसे बढ़ा लोगे आप अब कोई चीज है यार 10 रुपए की, तुम वो गए, ठीक है, तुम वो लेके आए, तुम्हारे पास कोई बढ़िया पेन है जो मिलता नहीं आसपास, 40 रुपए का मिल रहा है, तुम यहां आए, तुम्हारे दोस्त ने कहा मेरे लिए भी लेके आना, आगे दोस्त बोले 45 रुपए लगेंगे, क्यों, मैं लेके भी आऊंगा, ये बहाना बनाया तुमने, जाते तो तुम हर रोज वहीं से हो, ठीक है, तो तुमने प्राइस बढ़ा दिया। और इंटरनेशनल मार्केट में ये तो है नहीं कि आप ऐसा बहाना बना दो, तो आपको क्या चाहिएगा, लॉजिकल, और किसी भी चीज को बढ़ा, और इसके लिए सबसे आसान चीज है वॉर, या फिर मार्केट में इंस्टेबिलिटी। अगर प्राइस को बढ़ाना है तो मार्केट को क्या कर दो, इंस्टेबल कर दो, और मार्केट इंस्टेबल सिर्फ एक चीज से झटके से हो जाती है, दैट इज वॉर, दैट इज 2014 में एक कांड किया, किसने, रशिया ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया, ठीक है। उससे पहले क्रूड के प्राइस पर बैरल, गाइस सुनो ध्यान से बात, क्रूड के प्राइस पर बैरल कितने, कभी भी $100 से ऊपर नहीं गए थे, 2014 से पहले कभी नहीं गए थे, कभी भी नहीं गए थे, कितने रह रहे थे, 62, अटैक किया, मार्केट इंस्टेबल, एंड देन व्हाट विल हैपन, प्राइस बूम। ठीक, अब एक गेम और समझो, सऊदी अरेबिया, आईपीएल देखते हो तुम लोग, आईपीएल के बाउंड्री लाइंस पे आजकल वो आता है अरामको, ठीक है, कोई अंग्रेज बन के इसको वो नहीं बोलेगा अरामको, ठीक है, हिंदी, और ये क्या है, अरामको, बिकॉज इट्स ए अरेबिक वर्ड। तो ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है, और ये कहां है, सऊदी अरेबिया, वहां से पेट्रोल क्रूड निकालते हैं और दुनिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। इनका इश्यू चल रहा है किसके साथ में, ईरान के साथ। ईरान में शिया सुन्नी कम्युनिटी, हम जब मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, देखो ऐसा है कि दो वो है कम्युनिटीज, एक तो शी मुसलमानों में, एक शिया है, एक सुन्नी, कहां पे कैसे उनका क्या बेस, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, हम जब आईआर पढ़ेंगे तब बात करें। तो क्या है, शिया सुन्नी का मुद्दा है, और उसी बिहाफ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इन पे, ठीक है। एक और पार्ट है, नहीं ये इन पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, एक और है यमन, यहां पे एक और कंट्री है यमन, ठीक है,
उनमें सिविल वॉर चल रहा है। यमन वाले लोग क्या करते हैं, यमन में खुद के वहां पे क्या है, वॉर लड़ाके हैं, फाइटर्स वगैरह, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनको ये फंडिंग कर रहे हैं, इनको ये फंडिंग कर रहे हैं, और इनकी फंडिंग से ये क्या कर रहे हैं, इस पे अटैक। ईरान को फंडिंग कहां से आ रही है, और यहां पे जो भी लॉन्चर्स हैं या फिर जो भी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, दैट इज, तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया ईरान को दे रहा है, ईरान इनको फंडिंग कर रहा है, और ये हुआ क्या, 2014 में क्रीमिया पे अटैक कर दिया, क्रीमिया पे अटैक कर दिया। क्रीमिया पे अटैक होने के बाद में क्या किया इन्होंने, तो क्रीमिया, सॉरी, ये पहले मुद्दा हुआ था, ये वाला मुद्दा पहले, ये वाला, तो क्रीमिया भूल जाओ। ओपेक और ओपेक प्लस में एक रीजन है, ओपेक पहले बना था, इन लोगों ने ये बोल दिया कि आप इतना फिक्स अमाउंट का क्या निकालोगे, ऑयल प्रोड्यूस करोगे, इससे ज्यादा मार्केट में नहीं लेके आओ, क्योंकि अगर आपने मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर दी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन। तो यानी सप्लाई क्या कर रखी है, मेंटेन कर, सप्लाई क्या कर रखी है, मेंटेन कर। यदि उस हिसाब से सारे सड़कों पे व्हीकल चलेंगे, सब चलेंगे। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, इन्होंने अटैक कराया और अरामको की एक क्या हो गई है, एक टावर डेस्ट्रॉय। जैसे ही एक यूनिट अरामको में 4 यूनिट है, एक यूनिट जैसे ही खराब खत्म हुई, सप्लाई क्या होगी, कम, सप्लाई क्या होगी, कम। क्यों, अब मार्केट में चिल्लाएंगे, मार्केट में कौन चिल्लाएगा, यूरोप चिल्लाएगा, कौन चिल्लाएगा, यूएसए चिल्लाएगा, क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी किस पे चल रही है, क्रूड ऑयल पे। वहां पे आपको वो नहीं मिलेगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है नहीं, उसके बजाय क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, सबके पास क्या है, कंपनीज ने ऐसा बना रखा है, कंपनी ने। हमारे पास क्या, हमारे पास जगह की कमी, वहां उनके पास जगह की भी कमी नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जगह भी कम पड़ गई, तो हम क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कर रहे हैं। वहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अपने आप खराब है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को क्या बनाने, कार बनाने, कार को बेचेंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, इनकम। यूके में चले जाओ, यूके में उल्टा है, वहां पे जगह की कमी है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दिया। और अब हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अगर आप कार खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा चार्ज वो बहुत ज्यादा है, ताकि जब आप कार रोड पे लेके आओगे तो आप जगह घेरोगे तो उससे कंजेशन आएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप साइकिल लेके आओ ऑफिस में, तो हम आपको क्या देंगे, कंसेशन देंगे। तो वो देखो वहां पे साइकिल अच्छी चलती है ज्यादा, लोग क्या करते हैं, उससे ट्रेन से जाते हैं, अंडरग्राउंड जो मेट्रो है। यूएसए में उल्टा है, क्योंकि यूएसए कंपनीज को क्या बनाना था, प्रॉफिट बनाना था। अब सुनो, तो चिल्ला कौन रहे हैं, यूएस पर मेट्रो भी तो कहीं ना कहीं उससे क्रूड ऑयल पे चलेगी, जब कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उससे हो रहा है, बिजली भी कहीं कहीं प्रोड्यूस हो रही है। चिल्लाइए, उठ के कौन आया, अरे भाई हम मसीहा हैं, डिमांड कम हो रही ना, हमें वो दे दो, क्या खुलापन, कि हमें क्या, हमें इतनी लिमिट दे रखी, हम लिमिट क्रॉस कर लेते हैं अपनी, और लिमिट से ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में किसकी कमी आई है, क्रूड ऑयल की, उस कमी को पूरा कर। तो इनको क्या मिल गया, बहाना मिल गया इस लिमिट को ब्रीच कर। अब बात ये है, अब ये तो है नहीं कि आराम को हमेशा खत्म खराब रहेगी, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ गया, और प्रोडक्शन इनका भी इंक्रीज है, हाई है, इनका भी क्या है। तो जो सप्लाई थी, सप्लाई क्या होगी, ज्यादा, और जैसे सप्लाई ज्यादा बढ़ी और आराम को वापस आया, तो क्या हो गया, अपने आप प्राइस डाउन हो गया, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस डाउन हो गई, क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से कम हो गई, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई। क्रीमिया को अटकल, और प्राइस पहली बार क्या हो गया, पहली बार ठीक है, G8 गए, G7 गए, क्या फर्क पड़ता है, पैसा बना हुआ, स्टेबिलिटी मार्केट में, प्राइस बेच दिया, ठीक है। अब देखो,
अब एक नई चीज आती है 2019 में, गाइस नहीं सर, सपना नहीं, क्या आता है? और इसके साथ में एक नई चीज आती है, और कौन डंडा उठाए घूम रहा है? क्योंकि यूएसए को ये बात पता लग गई है कि जब भी इनको मार्केट में इंस्टेबिलिटी होती है तो ये क्या करते हैं, यमन को फंडिंग करते हैं, यमन इन पे अटैक करता है, और ये बार बार अपना प्राइस प्रोडक्शन बढ़ा रहे, और उस प्रोडक्शन पे बार बार क्या करते हैं, यमन से इन पे अटैक कराते हैं, इनके साथ होता है, इनके बदले में क्या करता है, वो करना पड़ता है, और बार बार क्या है, रशिया क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाता जा रहा है, बार बार प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाता जा रहा है, और सबसे ज्यादा खतरा किसको पड़ रहा है? यूएसए को। सबसे ज्यादा किसको खतरा पड़ रहा है? यूएसए को। डिमांड चाइना को नहीं, चाइना के तो पड़ोस में है, रशिया, चाइना ले लेता है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन यही करता है, पहले कौन कर रहा है? यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, लेकिन चाइना को क्या है, यूएसए अपने और रशिया अपने आप दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत किसको हो रही है? यूएसए को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुश किया किसको? इनको, कि क्या करो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाओ, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्यों? एक तो पूरे वर्ल्ड की जो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, दूसरों का फायदा हो रहा है, क्यों करो? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा कौन लेके आएगा? यूएसए। टेक्नोलॉजी किसके पास है? यूएसए के पास। या कुछ कंट्रीज कौन सी, यूरोप की, उनके पास। चाइना तो दौड़ में बाद में शामिल हुआ है, चाइना अपना अलग गेम खेल रहा है, चाइना के बारे में बात करेंगे, चाइना अपना अलग गेम खेल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है, टेस्ला, बहुत सारे हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर। क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं तो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये सारी टेक्नोलॉजी कौन देगा? यूएसए देगा, और अगर यूएसए पे डिपेंडेंसी होगी तो सारे पैसे कहां जाएंगे? यूएसए के पास गेम। लेकिन काम क्या हो गया, काम पड़ गया उल्टा, क्या आ गया? कोरोना। कोरोना आते ही एक चीज हुई, और लॉकडाउन में क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप मतलब अगर कोई व्हीकल ही नहीं चलेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? नियर टू जीरो लिख लो, ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू मैच अवर वाइब मैच करनी ना आंसर के साथ में, तो नियर टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो तो कुछ होता ही नहीं, परफेक्ट कोई होता नहीं, एवरीवन हैव सम एरर्स, नियर टू जीरो। अब नियर टू जीरो तो नुकसान किसको होगा? यूएसए को नुकसान होगा भाई, ओपेक और ओपेक प्लस को नुकसान होगा, रशिया को नहीं। ये तो इस बात पे लड़ रहे हैं कि इस बात पे लड़ रहे हैं कि क्या होगा, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले वैक्सीन बना रहे हैं, जो भी वैक्सीन बनाए उन्हीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हमेशा चलेगा, एक दिन तो लॉकडाउन खुलेगा, एक दिन तो लॉकडाउन खुलेगा, 2 साल लगा लो, 4 साल, पहली बार लॉकडाउन रिग्रेस रूप में लगाया, दूसरी बार उतना हार्ड नहीं लगाया, क्यों? नहीं बैठा सकते आप लोगों को पकड़ के, तो लॉकडाउन तो किसी दिन खुलेगा, और वही हुआ, जैसे ये खुला, जैसे ही ये खुला, डिमांड क्या आ गई? डिमांड कम्स बैक टू दी प्री लॉकडाउन लेवल, आ गई, जो पहले लॉकडाउन पे डिमांड थी वैसे ही आ गई, लॉकडाउन खुलते प्री लॉकडाउन डिमांड पे आ गई सेम। अब देखो, अब लॉकडाउन इस पे आ गई, तो इतने टाइम पे जितने भी 7 महीने 8 महीने जो भी लॉकडाउन रहा, 1 साल 1.5 साल जो भी नहीं चला, एग्जैक्टली डिमांड उतनी नहीं आई, सारा नुकसान किसको हुआ? ओपेक या फिर ओपेक। अब पैसा तो, और ऊपर से क्या है, ऊपर से यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कहां गया मेरा यूएसए डिमांड, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तुम कोरोना में देखना, कोरोना में सिर्फ 2 ही चीजें चल रही थी,
सॉरी, 3 चीजें। कोरोना के लॉकडाउन में जब तुम इंटरनेट चला रहे थे 3 चीजें चल रही थी। पहला तो था इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा था ब्लॉकचेन बेस्ड, सॉरी क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा वो कॉफी, $1 कॉफी। और कुछ चल ही नहीं रहा था, ठीक। और तुम बेवकूफ होगा, तुम मतलब कोई डेथ वैथ होगी उन चीजों में फंसे हुए थे। एक वो भी थे इंडिया में, पर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूं। 3 चीजें चल रही थी, ये पुश कर रहे क्रिप्टो करेंसी का। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे और डिमांड वापस नहीं आती है, इनकी नहीं उठती है, तो ये तो मारे जाए। तो सच दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मेरा जितना ऑयल है, मैं ऑयल को क्या कर दूं, सारे को निकाल। क्योंकि जिस दिन मार्केट में सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, उसी दिन मेरा क्रूड ऑयल को कोई पूछेगा ही। समहाउ डीजल मेरा बच जाएगा, मेरा क्या बचाना, लेकिन जनरेटर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, लेकिन पेट्रोल की डिमांड तो खत्म हो जाए। और जिनके पास है पेट्रोल वो क्या करेंगे, ठंडन को पास। तो करना क्या चाहिए? अगर मेरे पास, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो, मैं पैसा कमा रहा हूं क्योंकि मेरा क्या है, मेरी डिमांड है, मेरी सप्लाई है। फिर एकदम से क्या होगा, मेरी डिमांड, तो मैंने पैसा कम किया, ठीक है, मेरी सप्लाई उतनी है, सप्लाई के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वापस से मेरी क्या होगी, उस टाइम के बाद मेरी डिमांड सेम होगी। अब मैं क्या करूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, दोबारा से प्राइस बढ़ा। और दोबारा से मैं प्राइस कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं क्या करूं, इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी लाऊं। और इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी कैसे आती है, वॉर से। तो मैंने क्या किया, चलो यूक्रेन, और फरवरी 2020 में क्या कर दिया, यूक्रेन पे। अब मेरे पास है, अगर मुझे किसी को पीटना है तो मैं क्या करूं, लठ मारूं, सर फोड़ दूं, जान से मार दूं, का खेल खत्म। लेकिन अगर मुझे मजे लेने, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वो टॉम और जेरी वाला ही करूंगा। वो टॉम क्या करता था, डॉगी के साथ क्या करता था टॉम, पहले देख लेता था इतनी दूर है, फिर ऐसे लाइन मारता था और डंडे से उसको ऐसे मारता था, और फिर वो यहां तक आगे भोंकता रहता था, ठीक है। फिर वो ऐसे खड़े होकर करता, थोड़ी देर के बाद फिर क्या करता था, उसको फिर मारता था, फिर खड़े होकर देखता था, क्योंकि पता है कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सेम मेथड कहां अप्लाई किया, रशिया ने। क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई, और इंस्टेबिलिटी आने के बाद व्हाट विल हैपन, क्रूड प्राइस जो 2014 के बाद $104 मैक्सिमम थे, अब गेम समझो, इंटरनेशनल मार्केट में आ गए। अब कुछ दोस्त हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबको नहीं, मुझे बेचना है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा दी। अब दिक्कत यह है कि मेरे तेज के लिए इतनी अहमियत नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, आराम कॉपी पे टैग करा दिया, फिर भी ये दिक्कत होगी, ठीक है। और फिर क्या किया, जैसे ही आराम को पे टैग हुआ, दोबारा सप्लाई कौन पूरी करेगा, अब यूएस से थोड़े ना हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा जब गेम खेल रहे हैं, उनको भी गेम खेलना है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कोई भी रशिया से क्रूड ऑयल, पूरे यूरोप को, सबसे पहले किसको, नाटो को बोला। नाटो को बोल सकते हैं बिकॉज नाटो इज ए अलायंस। और आईआर की पहली क्लास लगाना, हम बात करेंगे कि अलायंस क्या होता है। उसके बाद क्यों मना किया, क्योंकि अलायंस के कुछ रूल होते हैं, मना कर दिया, यूरोप नहीं खरीद रहा रशिया। तो रशिया ने क्या कहा, माय फ्रेंड मोदी कम हियर। ये लोग गए, हम क्या देंगे, देखो मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 104 से $108 का। वी गिव यू द डिस्काउंट, वी गिव यू द डिस्काउंट। जो पहले रेट चल रहा था उसी रेट पे लो, उसी रेट पे, ठीक है। ओपेक भाई साहब अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है जनवरी 2024 में, मार्केट में एक नया तेल मौजूद है, दैट तेल ऑयल इज नोन एज इंडियन ऑयल।
और ये ऑयल पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है क्रूड। किसका? इंडियन ऑयल का। कौन का एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इनका दिमाग चौंक गया ओपेक वालों का कि भाई ये तेल आ कहां से रहा है। अगर तुम्हारे पास तेल हो क्रूड ऑयल तो तुम बेचो भी। तुम्हारे पास क्रूड ऑयल भी नहीं है और पूरे 40-50 सालों से तुम दूसरों से ले रहे हो, और फिर आज के टाइम पे पूरे यूरोप में तुमने इंडियन ऑयल के नाम से क्या है? सारा तेल। ये क्या कर रहे हैं? अब है क्या? बैन। बैन है यूराल ऑयल पे। क्या है? कंप्लीट। यानी यूराल ऑयल कौन सा है वासु? रशिया का। वेनेजुएलन ऑयल या फिर क्या है? कतर यूएई ऑयल। बताया था ना मैंने जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे थे, एनर्जी में बताया था मैंने 3 तरह के थे, वेनेजुएलन ऑयल, दुबई ऑयल, यूराल ऑयल, जो यूराल माउंटेन के आसपास के रीजन है, रशियन वाला। इन्होंने लिया, रिफाइनरी है ही हमारे पास, इन्होंने रिफाइन में रिफाइन किया, क्या बनाया? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। आप ये नहीं खरीद सकते, इस पे नाम दिया इंडियन ऑयल का और इसको कहां भेज दिया? और फिर इकोनॉमी में एक नया कंसेप्ट आया, यूपीएससी ने आते झटके से पहले साल में पूछ लिया, क्या? विंडफॉल टैक्स। सुना है विंडफॉल टैक्स? सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना देख लो। जब क्या होता है, जब ऑयल कंपनी, जब भी किसी भी कंपनी को अनएक्सपेक्टेडली किसी भी फाइनेंशियल में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो उस पर अलग से गवर्नमेंट क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। और ऑयल कंपनीज के साथ सेस नहीं, सेस इज अ डिफरेंट, इट्स सेस इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो उसको बोलते हैं विंडफॉल, और यूपीएससी ने पूछ लिया। और ये विंडफॉल टैक्स, इनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। रशिया को तो ऑयल बेचना है, उन्होंने धड़ाधड़ बेचा, ठीक है। जियो के कहीं पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, हर जगह जियो के नए पेट्रोल पंप खुल गए। जामनगर की रिफाइनरी रिफाइन करके बेच रहे हैं। ओपेक की रिपोर्ट जनवरी में, इंडिया इज द हाईएस्ट, होना कौन चाहिए? रशिया। रशिया 20-25 सालों से, सॉरी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया पिछले 20-25 सालों से क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा साल में ऑयल को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जिसके पास है भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का 2% भी नहीं होगा, वो क्या बन जाता है? टॉप का एक्सपोर्टर, ठीक है। इस काम में तो हम ही आगे, दूसरे का नाम काट के अपना नाम लिखने में, बिल्टू, ठीक है। अब ये गेम आया किसी और को समझ में कि ये तो गेम हो रहा है बहुत पुराना। इन्होंने बोल दिया कि आपको इनके साथ नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक। इन्होंने किया ये बंद सारा कि रशिया से नहीं खरीदेंगे। इंडिया बोला ठीक है नहीं खरीदेंगे। हम कहां से खरीद लेंगे? ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान से खरीद लेंगे, सऊदी अरेबिया से सप्लाई हो रही है। ये सऊदी अरेबिया अकेला हमारी सप्लाई को, पूरा डिमांड को नहीं फुलफिल कर पा। अब मुझे नहीं पता इस आदमी ने किया, किस आदमी ने किया, कहा जाएगा इसी आदमी ने किया। ये याद है? 3 लोग ओपेक प्लस वाले। इस आदमी का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बचा कौन? ये। आना जरा इधर। गए, रात में उठा लाए, इंटरनेशनल न्यूज बनी, ठीक है। हमेशा ये कर रहे हैं इन्होंने, यही किया इन्होंने। कहां पे? गद्दाफी के साथ इन्होंने ये किया, सद्दाम हुसैन के साथ इन्होंने ये किया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलेंगे, WMD, कुछ नहीं मिला, उठा के ले आए। और सारा का सारा क्या है? ट्वीट किया इस आदमी ने, ट्वीट किया इस आदमी ने कि क्या है, वेनेजुएलन क्रूड जो ऑयल रिजर्व है हमने क्या कर लिया अपने कब्जे में। तो यानी अगले कुछ महीने की डिमांड और सप्लाई पे तुम्हारा पूरा। और फिर क्या किया? एप्स्टीन फाइल, ये फाइल, वो फाइल, कुछ कुछ, एंड फिर रशिया से ऑयल मत लो और ईरान को बंद कर दो, स्टेट ऑफ होर्मुज बंद। फिर से वही हालत,
पीटना तो ढंग से पीट लो, टॉम एंड जेरी क्यों खेल रहे हो? कितना वो है, चीफ कमांडर को मार दिया, वो कह रहे हम ये कर देंगे, अगर कुछ नहीं हो रहा, और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से इंस्टेबिलिटी। तुम्हें कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे घर पे ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते जाओ, तुमको परवाह नहीं है। और तुमने जो गेम 10 दिन का था उसमें 3 महीने से ज्यादा लगा दिए। क्यों? दिस इज द गेम, दिस इज बिजनेस, एंड रियली दिस इज बिजनेस। और अगर तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो तुम्हारा पढ़ना बेकार, क्योंकि ये चीजें कहीं नहीं लिखी होंगी, ये चीजें कहीं पे भी नहीं लिखी होंगी, ना किसी न्यूज़पेपर में, ना किसी और में। ये तुम्हारी समझदारी तुम्हें बताएगी कि हाँ तुम्हें चीजें दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही। दिस इज समथिंग हाउ दिस इज एग्जैक्टली चीजें। और यमन वाले किस बात को लड़ रहे हैं? यमन वाले अपनी अलग चीजों से लड़ रहे हैं कि हाँ हमारे वहां पे खलीफात था, ये था, वो था, फलाना ढिमकाना, कास्टिज्म, ये वास्टिज्म। यहां पे इंडिया में तो यही हो रहा है। इंडिया में बताया ना, इससे बढ़िया गवर्नमेंट आ नहीं सकती है, जो फिलहाल गवर्नमेंट है इससे बढ़िया गवर्नमेंट आ नहीं सकती है। इनको पता है कि हाउ टू मैनेज पीपल। देखो, एक तो सबसे बढ़िया बात, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं? बोल दिया ना, किसने बोल दिया? ऑप्शन नहीं है, राइट, ऑप्शन नहीं है कि भाई ये गधा है, आई नो, निकम्मा है, नालायक है, पर जब इससे सही मुझे मिलेगा तभी मैं मूव ऑन कर पाऊंगी ना। मतलब ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, वही बात। लेकिन जिस दिन क्या होगा, जिस दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू जंप टू दैट, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कंप्लीटली फेयर, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। बाकी तुम्हारा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि तुम रो रहे यार ये कर दिया, मेरा बुरा कर दिया, दुनिया बुरा करने के लिए एक दूसरे के साथ। अब देखो, कम बैक टू दैट पॉइंट कि अगर क्या है, इन्होंने बढ़ा दिया, अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट को पता है, पहले तो इन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया कि इसके बदले में किसको चुनोगे, कर लो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या करती, चुन के लेके आओ, चुनने वाले तुम्हारे पास है नहीं, किसको चुनोगे, खत्म कहानी। तो फिर तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही बचा है कि नालायकों में से कम नालायक कौन है, उसको चुन लो। यही देश में भी यही होता है हर साल, किसका एडमिशन ले, जो सब नालायकों में से कम नालायक है उसका एडमिशन ले लो, then what will happen? अब दूसरी चीज मैंने पहले बताई थी, 3-4 जनरेशन है, एक जनरेशन को कोई मतलब नहीं है, उनके लिए एवरीथिंग इज कंटेंट। तो किसी ने कुछ बोल दिया, अंजना ओम कश्यप ने बोल दिया, किसी और ने कुछ बोल दिया, कुछ टाइम पहले तक वो चल रहा था, क्या चल रहा था, मतलब गोमूत्र ये वो फलाना ढिमका, फिर हिंदू रिलीजन चल गया, कुछ साल तक वो चलता रहा, फिर 2-4 लोगों ने बताया अरे सब बेवकूफी हो रही है, फिर ये नया कंसेप्ट लेके आए, आईपीएल खत्म हो गया। अब ये देखो ना, आईपीएल चल रहा है, मस्त चल रहा है, आईपीएल जैसे खत्म होता है कुछ हंगामा हो जाएगा, और कैसा हंगामा, ऐसा हंगामा जो यूथ को इन्वॉल्व करके रखे, ठीक है। और एक और चीज, जिन लोगों को लगता है कि यूपीएससी हमारे बस का नहीं है और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो आज ही कह रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज सीख लो। लैंग्वेज कौन सी, या तो रशियन सीखो, या चाइनीज सीखो, या कोरियन सीखो। उर्दू के चक्कर में, स्पेनिश के चक्कर में और फ्रेंच के चक्कर में मत पढ़ना। 3 लैंग्वेज, कोरियन, चाइनीज और रशियन सीख लो। जर्मन सीख सकते हो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम जर्मन सीख लो। अगर तुम्हारे पास हिसाब किताब के पैसे थोड़े ठीक ठाक, जो कि तुम्हारे पास ठीक ठाक ही है, मुझे पता है, ठीक है, ये 3 लैंग्वेज सीखो, ठीक है। कहीं और जो सबने ग्रेजुएशन कर रखी है, इसी ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर अप्लाई करके निकल लो। दूसरी कंट्रीज में डिमांड है, कोई नहीं देखेगा तुम वहां जाके क्या काम कर रहे हो, अच्छा पैसा कमाओ, बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल, ठीक है। और यूपीएससी करना, यूपीएससी करो, फिर तो मजे ही, उसके अच्छा जैसा अच्छा चीज कोई है ही नहीं, ठीक है। तो बात सिंपल सी इतनी सी है, आई बात समझ में, और कुछ नहीं, दिस इज ऑलवेज द गेम। इनको पता है क्या करना है,
आ जाओ, लिखो कनाडा। लिखो कनाडा। देखो मेरे पास सबसे पहले बी फोर्ट सी लिखो, ठीक है, बी फोर्ट सी पहला। दूसरा लिखो फिर मेरे पास आर्कटिक सी, वही हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। पहला मेरे पास है बी फोर्ट सी, दूसरा है मेरे पास आर्कटिक सी, तीसरा लिखो मेरे पास बफिन बे, तीसरा मेरे पास लिखो बफिन बे, ठीक है। और फिर मेरे पास लिखो हडसन बे। क्या लिखोगे मेरे पास? हडसन बे। फिर मेरे पास लिखो डेविस सी, मैं इस पे नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, फिर लैब्राडोर सी 6, एंड फिर मेरे पास ये दिस इज माय अटलांटिक ओशन 7। इसीलिए कहता हूं मैं, आगे आ जाया करो लक्ष्मी पूजा। नहीं दिखाई दे रहा? आ जाओ आगे, जिनको नहीं दिखाई दे रहा आगे आ जाओ। ठीक है, बी फोर्ट सी, आर्टिक सी, बफिन बे, हडसन बे, और क्या है, डेविस स्टेट, लेब्राडोर स्टेट एंड अटलांटिक। देखो पहला लिखो फिर हडसन बे। हडसन बे पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बे है हडसन बे। पूरी दुनिया की क्या है? सेकंड लार्जेस्ट बे। फर्स्ट कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, सेकंड। और इसमें जो है मेरे पास क्या है, नेल्सन रिवर। एक तो नेल्सन रिवर डंप करती है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास, हाँ नेल्सन रिवर है, ठीक, नेल्सन। और इसी नाम से मेरे पास एक जेम्स बे भी है इसके अंदर, दूसरा लिखो जेम्स बे। अब लिखो मेरे पास हडसन स्टेट। हडसन स्टेट, ठीक है, ये मेरा कनेक्ट करती है हडसन बे को लेब्राडोर सी से। लेब्राडोर सी से, और सेपरेट करती है मेनलैंड कनाडा को बफिन आइलैंड से। सेपरेट्स मेनलैंड कनाडा फ्रॉम बफिन आइलैंड। ठीक है, जोड़े किसको? हडसन बे को लेब्राडोर सी से। और डिफरेंशिएट किसको करेगी? सेपरेट किसको करेगी? मेनलैंड कनाडा को किससे? बफिन आइलैंड्स। ठीक है, दूसरा लिखो डेविस बे, सॉरी डेविस स्टेट। कर दो सब, लिख लिया, डेविस स्टेट, डेविस स्टेट, ठीक है। ये करती है इसको बफिन बे को सेपरेट करती, पहले तो कनेक्ट करेगी, कनेक्ट वाला लिख लो, कनेक्ट बैफिन बे को किससे? लेब्राडोर सी से। कनेक्ट बैफिन बे टू लेब्राडोर, लेब्राडोर सी, वो यही आपने वो सुनी है लेब्राडोर, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ओशियन वेव्स वगैरह को, कोल्ड करंट और वो करंट, लेब्राडोर करंट, ठीक है, वो यहीं पे लोकेटेड है,
ठीक है, और ये क्या करेगी, सेपरेट करेगी सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम ये बैफिन आइलैंड, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना कनाडा। या तो आपको ये भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर, या फिर बैफिन बे, या फिर कनाडा को, ठीक है, डेविस स्ट्रेट। ध्यान रखना है कि डेविस स्ट्रेट क्या है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सॉरी ईस्टर्न साइड में मेरे पास जो स्टेट है, दैट इज माई डेविस स्ट्रेट। मेरे पास एक बेरिंग स्टेट भी आएगी उधर, जो हम लास्ट का पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना ये ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। एक चीज पे आ जाओ, अब कुछ होमवर्क लिखो एक, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या करना है, देखो एक चीज होमवर्क से पहले ये लिख लो, ये मेरे पास बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन, ये और मेरे पास सेंट लॉरेंस गल्फ वगैरह, ये सब मेरे कैसे रहेंगे, इनहेबिट, मोस्ट ऑफ द इनमें क्या है, इनहेबिटेंट टाइप है, यहां पे लोग नहीं रहते। क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, बर्फ रहती, ठीक है। तो हैबिटेट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा एक बार होमवर्क लिखने से पहले एक और लिख लो, वाटर बॉडीज कंप्लीट हो जाएंगी, जो सेंट लोरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लोरेंस, लोरेंस, वो लोरेंस बिश्नोई वाला है, लोरेंस, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लोरेंस। ये जो आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है, सेंट लोरेंस रिवर आती है, ठीक है, सेंट लोरेंस रिवर आती है, रिवर आती है। और इसके अलावा एक चीज और लिखना कि इट फ्लोज, सॉरी, जो सेंट लॉरेंस रिवर है, लॉरेंस रिवर है, मेरे पास सेंट लॉरेंस रिवर, इट फ्लोज ईस्टर्न वर्ड साइड ऑफ, सेंट लॉरेंस रिवर पूर्ववर्ती साइड में बहती है, इट फ्लोज ईस्टर्न वन साइड्स ऑफ लॉरेंशियन माउंटेन, इट फ्लोज ईस्टवर्ड साइड ऑफ द लॉरेंशियन माउंटेन। सेंट लॉरेंस रिवर पूर्ववर्ती नदी है किसके, लॉरेंशियन पर्वत श्रृंखला के। सेंट लॉरेंस नदी पूर्ववर्ती नदी है लॉरेंशियन पर्वत श्रृंखला के, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर कहां गिरेगी, सेंट लॉरेंस बे में, और इसके किनारे पे क्यूबेक सिटी है, इसी के किनारे पे क्या है, क्यूबेक, क्यूबेक सिटी, ठीक है। एंड इट, ग्रेट लेक्स, ओके, ग्रेट, और ये ओरियो लेक्स, ग्रेट लेक्स में SMHEO, ओरियो, हाँ, ये क्या करती है, ओरिजिनेट होती है ओरियो लेक से, जो किसका पार्ट है, ग्रेट लेक्स का, जो किसका पार्ट है, ग्रेट लेक्स का, वन ऑफ द लेक्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स, इट इज द पार्ट ऑफ 5 फेमस ग्रेट लेक्स। देखो ग्रेट लेक्स में 5 लेक है फेमस, ठीक है, सुपीरियर लेक है, ठीक है, मिजोरी रिवर है, ठीक है, मेरे पास होरियो रिवर है, ठीक है, एंटीरियो रिवर है, और ओरियो रिवर। गाइस इसको ओंटेरियो, ओरियो नहीं है, ओंटेरियो है, ओंटेरियो रिवर, करेक्ट करो इसको, ओंटेरियो रिवर, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होगी, एंड देन इसके किनारे पे क्यूबेक आएगा, क्यूबेक सिटी आएगी, और फिर क्या है, सेंट्रल ओशियन गल्फ में क्या करेगी, ये डंप हो जाए, ठीक है। ओरियो मत करो, ओंटेरियो है, ठीक। अच्छा, अब मेरे पास कुछ कुछ वो लिखो, एक तो पहला लिखो क्यूबेक, पहला लिख लो क्यूबेक, आपको ये लिखना है क्यूबेक किसके लिए फेमस है, ठीक है, क्या कोई इंडस्ट्री है, क्या कोई कुछ है, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है ओटावा, जो इसकी क्या है, कैपिटल भी है, कनाडा कैपिटल क्या है, ओटावा। पहला मेरे पास हो जाएगा क्यूबेक, दूसरा मेरे पास ओटावा, फिर मेरा है टोरंटो, टोरंटो, ठीक है। एंड फिर मेरे पास है
विनीपेग, विनीपेग। एंड फिर मेरे पास है रेजिना, ठीक है। एंड देन मेरे पास है एक मैकेंजी रिवर हो गया, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया एंड वैनकूवर। ब्रिटिश कनाडा एंड वैनकूवर। देखो यार यहाँ पे ये वैनकूवर है, ठीक है, और ये मेरे पास रेजिना है, ये मेरे पास वो कहाँ गया, ब्रिटिश कोलंबिया, पूरा पूरा ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है। वैनकूवर अलग है और वैनकूवर आइलैंड मेरे पास अलग है, ध्यान रखना। वैनकूवर अलग है और मेरे पास वैनकूवर आइलैंड अलग, ठीक। बहुत सारे लोग जो ड्राइवर बन के जाते हैं यूएसए में, वो क्या करेंगे, वो यहां से मियामी से चलेंगे, इधर नीचे मियामी दिखाया था कल, फ्लोरिडा से ट्रैवल करते करते क्रॉस करके पूरा यूएसए वैनकूवर पहुंचे, ठीक। और लोगों की ख्वाहिश होती है, अगर तुम ट्रक चलाते हो या फिर किसी का प्रोफेशन है तो इट्स वन ऑफ द अचीवमेंट। जैसे स्विमर्स का अचीवमेंट क्या रहता है, स्विमर्स का अचीवमेंट क्या रहता है, इंग्लिश चैनल को तैर के पार करना। तो वैसे ड्राइवर्स के लाइफ में क्या है सबसे बढ़िया, ठीक, लिख लोगे ये। अब एक लिखो मैकेंजी रिवर, एक मेरे पास लिखो रिवर मैकेंजी रिवर। के कैपिटल लिखना, मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर, ठीक है। ये रिवर होगी मेरे पास ओरिजिनेट कहां से, कोस्ट माउंटेन्स, कोस्ट माउंटेन्स, ठीक है। और डम कहां पे होगी, ब्यूफोर्ट सी में, ब्यूफोर्ट सी में। अब एक क्वेश्चन लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, एक्स इज ए रिवर, एक्स इज ए रिवर, एक्स इज ए रिवर originated from coastal mountains of Canada, coastal mountains of Canada, coastal mountains of Canada। एक्स एक नदी है जो कोस्टल पर्वत श्रेणियों से जो कि कनाडा में है से निकलती है। इट इज द ओनली रिवर, इट इज द ओनली रिवर, नो एक और है, इट इज अनदर रिवर, इट इज द रिवर विच फ्लोज आउटसाइड, इट इज द ओनली रिवर फ्लोज आउटसाइड कैनेडा अदर देन कोलंबिया रिवर, अदर देन कोलंबिया रिवर। ये इकलौती नदी है जो कनाडा से बाहर बहती है, किसके अलावा, कोलंबिया रिवर के अलावा। ये सिर्फ इकलौती नदी है जो कहां, जो कनाडा से बाहर बहती है, किसके अलावा, कोलंबिया रिवर के अलावा। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, एक्स इज, लिख लो, एक्स इज, एक्स इज, एक्स है यूकोन रिवर, एक्स है यूकोन रिवर। आंसर क्या है, यूकोन रिवर। आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट आंसर इज यूकोन रिवर, ठीक है। ध्यान रखना है यूकोन सिर्फ इकलौती ऐसी नदी है जो अलास्का की तरफ बहती है, और सिर्फ दो ही नदी है, एक तो कोलंबिया नदी है और दूसरी क्या है, यूकोन रिवर। ये दो नदी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो बाहर के मतलब कनाडा को छोड़ के दूसरी कंट्री बहती, वरना सारी सारी नदियां क्या करेंगी, कनाडा के अंदर ही ओरिजिनेट होंगी और फिर कनाडा के अंदर ही बहेंगी, दूसरी कंट्री में नहीं घुसे, ठीक है, ठीक है। और एक और बात, ये तो थोड़ा सा इश्यू चेंज हो गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वरना कोलंबिया रिवर भी नहीं होती। सॉरी, कोलंबिया रिवर क्या है, अगर ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया आगे तक बढ़ जाता है यूएस से कोलंबिया के पास में, ये नीचे जो एरिया आएगा विक्टोरिया वाला,
दिस इज ऑल्सो द ब्रिटिश कोलंबियन पार्ट, और एक इसके अंडर है, यूएसए कंट्री। अगर ये कनाडा के हिस्से में चला जाता या फिर ब्रिटिश कोलंबिया किसके हिस्से में आ जाता, यूएसए के हिस्से में आ जाता, तो यकून रिवर सिर्फ इकलौती रिवर बनती, लेकिन कोलंबिया की वजह से ये सब बदल गया। ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे एंड ब्रिटिश कोलंबिया की जो टेरिटरी विक्टोरिया में वो यहाँ। ठीक है, अच्छा एक और लिखो, ये लेक लिखो, अब लेक के बारे में क्या, मैकेंजी ब्यूफोर्ट से, ब्यूफोर्ट से। ठीक है, पहला लिखो ग्रेट बियर रिवर। हाँ ऐसे मत लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो, एक किनारे पे ऐसे लाइन मार लो, और उस लाइन पे, जब लाइन पे नहीं लिखना है, छोड़ो लाइन भी मत लगाओ, ज्यादा एरिया घुमाएगा तुम्हारा। पहले यहां पे लिखो मैकेंजी रिवर, सॉरी मैकेंजी, ठीक है, फिर लाइन मार लेना। ठीक है, उसके बाद में लिखो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, भालू वाली ग्रेट बियर लेक। फिर मेरे पास में ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। फिर मेरे पास है एथाबास्का लेक, एथाबास्का लेक, यानी पहले बी है, फिर एस है, फिर ए है एंड फिर डब्ल्यू है। मेरे पास क्या है, विनिपिग, विनीपेग, विनीपेग। ठीक है, और फिर इसके बाद में लाइन लगानी है, एक ही लाइन में लिखना था सबको, और लाइन लगा के आपको क्या लिखना है, नेल्सन रिवर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैकेंजी रिवर, लाइन लगा दो, फिर लिखेंगे ग्रेट बियर लेक, फिर लिखेंगे ग्रेट स्लेव लेक, फिर लिखेंगे अब अथाबास्का लेक, एंड फिर मेरे पास है लेक विनीपेग, फिर लाइन मारनी है, फिर लिख रहा है नेल्सन। ठीक है, क्योंकि कल को, और इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, कल को पता नहीं वो पूछ लेंगे कि इन दोनों रिवर्स के बीच में कौन सी फ्लो करती, क्यों है ऐसा, बिकॉज दिस इज, आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज में ये चीज नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट हमारे रिलेशनशिप किसके साथ, कनाडा के साथ में हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो हमें उसकी फिजिकल ज्योग्राफी का पता रहना चाहिए, क्योंकि किसी साल में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो मेरे पास सबसे पहले इधर क्या है, मेरे पास में मैकेंजी रिवर, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है मैकेंजी, फिर मेरे पास क्या है, ग्रेट बियर लेक, फिर मेरे पास ग्रेट स्लेव लेक, फिर मेरे पास लेक अथाबाका बास्का, एंड फिर मेरे पास है लेक विनीपेग, एंड देन मेरे पास लाइन लगाने, मेरे पास कौन सी रिवर आएगी, नेल्सन रिवर। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, ये ग्रेट लेक्स है, इन ग्रेट लेक्स के बारे में हम बात करेंगे यूएसए। ठीक है, अब यही कर लो, छोड़ो यही कर लो, लेक्स पढ़ रहे हो तो यही कर लो। आपको क्या देखना है, आपको ग्रेट लेक्स जब देखेंगे तो ग्रेट लेक्स में मेरे पास 5 लेक है, ग्रेट लेक में मेरे पास कौन सी लेक है, 5 लेक, और उन 5 लेकों को मैं करता हूं इस बात से नोट, SMHEO, स्पेस मिशन इन हियो। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, SMHEO। ठीक है, साइंस तक पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है, तो मेरे पास क्या है, एस से स्पेस, मिशन, हाई अर्थ ऑर्बिट। याद रखने का फॉर्मूला क्या है, स्पेस मिशन इन हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ऐसे मेरे पास क्या है, ऐसे मेरे पास है सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। और ये पांचों कैसी है, फ्रेश लेक वाटर, मीठे पानी की। और लेक सुपीरियर तो इतनी बड़ी लेक है कि क्या है, कई बार इसको क्या है, अगर आप कैस्पियन सी वगैरह को सी मानते हो तो इसको भी आप क्या मान सकते हो, छोटा मोटा सी मान सकते हो, बिकॉज इट हैज अ वेरी वास्ट एरिया, सुपीरियर लेक, फ्रेश वाटर। ठीक है, सेकंड मेरे पास है मिजूरी, सेकंड मेरे पास है मिजूरी, हाँ सॉरी मिसिसिपी, मिजूरी मिसिसिपी, हाँ मिसिसिपी।
मिसिसिपी, मिसी एच से मेरे पास है हेरोन, लेक हेरोन, सबके सामने लेक लिख लेना, लेक हेरोन, एच से हेरोन। ई से इरियो, इरी, और ओ से ओंटेरियो, इरी, ओंटेरियो, इरी। पांच मेरे पास। अब इन पांचों में से चार मेरे पास क्या है, बीच में बटती हैं किसके, कनाडा के और यूएसए के। लेक सुपीरियर, लेक मिसिसिपी, लेक हेरोन, लेक इरी, लेकिन जो लेक ओंटारियो है ये कंप्लीटली कहां है, कनाडा। एंड जब इन पांचों कंबाइन करेंगे, दीज आर नोन एज दी ग्रेट, और इन्हीं पे क्या है, नायग्रा फॉल्स, और इन्हीं में मेरे पास क्या है, नायग्रा फॉल्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए की इस तरफ मेरे पास क्या है, पैसिफिक ओशन। वाटर बॉडीज की बात करूं, मेरे पास क्या है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, इस तरफ मैं क्या करूं, मेरे पास इस तरफ मैं अगर इधर आऊंगा तो मेरे पास क्या, अटलांटिक ओशन, और यहां पे मेरे पास क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये दिस इज माई मियामी और वो सब। ठीक है, अब देखो मेरे पास अगर मैं इस तरफ देखूंगा, दीज आर माई रॉकीज माउंटेन, और कौन से किस टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और नीचे जाऊंगा तो मेरे पास कौन से हैं, एंडीज। ठीक है, और क्या हुआ है, अब एक तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तुम्हें यह लिखना है कि रॉकीज माउंटेन के अंदर कौन सी वाली जो वो थी, प्लेट थी, वो सबमर्ज हुई है। अलास्कन प्लेट, नाज़का, ओके ठीक है। ये कर लेना है। ठीक, और दो चीज ध्यान रखो, सॉरी तीन चीज। मैं रॉकीज माउंटेन में देखूंगा तो मेरे पास रॉकी माउंटेन में एक तो मेरे पास साल्ट लेक, दूसरा मेरे पास ग्रेट कैनियन, और तीसरा मेरे पास डेथ वैली। तीसरा मेरे पास डेथ वैली। एक चीज ये, जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है न्यूयॉर्क का, और ये मेरा सैन फ्रांसिस्को है, अगर इनके बीच में मैं किसकी बात करूं, टाइम जोन की बात करूं, तो कम से कम कितने आवर का फर्क है, 2 आवर का। कितने आवर का फर्क है, 2 आवर। ठीक, सबसे ज्यादा टाइम जोन का फर्क कौन सी कंट्री में है, रशिया में। कितने टाइम जोन्स हैं, 12 टाइम जोन। ठीक, तो 12 आवर। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जितने मेरे एस एस के हैं ना, जितने मेरे एस एस की कंट्री, चाहे मेरा सैन डियागो लगा लो, सैन फ्रांसिस्को लगा लो, सियाटल लगा लो, ठीक है, सैन डियागो लगा लो, लॉस वेगस लगा लो, ये सब मेरे कौन से साइड में है, वेस्ट साइड। गाइस ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि मेरे पास सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जहां पे मेरा हॉलीवुड वगैरह, सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगस, ठीक है, ये सब मेरा कौन से है, वेस्ट साइड। कौन सा मेरे पास, वेस्ट साइड। और इस तरह मेरे पास क्या, इस तरह मेरे पास मियामी है, मेरे पास न्यू ऑरलेंस है, ह्यूस्टन है, डेलस है, एंड न्यूयॉर्क सिटी, डेट्रॉइट, और मेरे पास क्या है, एक और वॉशिंगटन डीसी एंड फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में मेरे पास वर्ल्ड हिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फिलाडेल्फिया का, ट्रीटी ऑफ फिलाडेल्फिया। ठीक है, जहां पे फिलाडेल्फिया के कोस्ट पे क्या किए थे, टी बैग वगैरह, टी बैग पार्टी हुई थी, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में। बोस्टन, सॉरी हाँ वो, सॉरी वो तो बोस्टन में थी, बोस्टन टी पार्टी। फिलाडेल्फिया पे भी वो डंप। ठीक, ओके। हाँ, और एक काम और करना,
प्लीज इनके वो लिख लेना, कौन से कंट्री के, कौन से रीजन किसके लिए फेमस है, कौन सा रीजन किसके लिए फेमस है। ठीक, एक चीज और, एलेपेचियन माउंटेन्स और रॉकी माउंटेन्स के बीच में ग्रेट प्लेन्स लाई करते हैं यूएसए के। एल्पेचियन माउंटेन्स और रॉकी, रॉकीज के बारे में सबको पता है, रॉकी के पोजीशन में क्या, एल्पेचियन माउंटेन्स, उनके बीच में क्या लाई करेगा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ, और आपसे कुछ नहीं पूछेगा मिजोरी रिवर ये फलान कुछ नहीं। ठीक, आ गया मैक्सिको में, और एक चीज ध्यान रखनी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में नहीं है, ना ही कैलिफोर्निया में, कहा है, मैक्सिको। ठीक है, और दिस इज वेरी, 2-3 स्टार लगा लो, यूकाटन पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला। यहां पे क्या है, ट्राइब्स रहती थी, यूकाटन वन ऑफ द वेरी फेमस, नो ट्राइब, वो ट्राइब नहीं बोलेंगे, हमारे जहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना, ऐसे यूकाटन सिविलाइजेशन, इट्स नॉट द ट्राइब, ट्राइब तो मॉडर्न डे का कंसेप्ट है, पूरी पूरी सिविलाइजेशन थी यूकाटन सिविलाइजेशन। ठीक है, दैट्स लाई इन दिस पार्ट। अब मुझे एक चीज देखनी है, देखो एक, दो, तीन, सॉरी यहां पे ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 दिखाई दे रहा है, इसको मैं 6 लिख देता हूं, ये दिखाई दे रहा है गाइस, पीछे वाला दिखाई दे रहा है, लिख लो 6। मैं तुम्हें बताया था ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल एंड, ठीक, जहां पे भी ऑक्सीडेंटल आएगा किस साइड में होगा, वेस्टर्न साइड में, ओरिएंटल ईस्टर्न साइड। मैंने बोला जब हम नोट वाले का पढ़ेंगे एक और केस है। ठीक है, तो अगर मेरे पास का सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न साइड में है, सियारा माद्रे ओरिएंटल मेरा किस साइड में है, ठीक, एक चीज लिखो, वन ऑफ दी, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इसको पहला लिखो, इसको दूसरा लिखो, इसको तीसरा, इसको चौथा, और इसको सीक्वेंस में लिख लो, लाइन में। बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला, बाजा, बाजा पेनिनसुला। दूसरा है मेरे पास सियारा माड्रे ऑक्सीडेंटल, तीसरा है मेरे पास सियारा माद्रे डेल सूर, चौथा है मेरे पास में सियारा माड्रे ओरिएंटल, और पांचवा मेरे पास में यूकाटन पेनिनसुला। अगर मैं पेनिनसुला की बात करूंगा तो मेरे पास बाजा पेनिनसुला और यूकाटन पेनिनसुला है, 2 पेनिनसुला लाई करते हैं। और ध्यान रखना है जो बाजा पेनिनसुला है वो मेरा पैसिफिक ओशियन और किसके बीच में, गल्फ ऑफ, इसके बीच में, कैलिफोर्निया के बीच में लाई करेगा। और जो मेरा ये वाला होगा, कौन सा वाला, यूकाटन, ये वाला मेरा होगा बे ऑफ काम्पात्रे और कैरिबियन सी के बीच में।
और यहां पे लिख लिया। एक बार फिर मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग लिखो। क्या हुआ शिवानी, क्या नहीं आया ललिता, मैं बताता हूं। ललिता क्या हो गया? ओके, अगर लाइफ में कभी मैक्सिको घूमने का मौका मिले तो आपको जाना है बाजा पेनिनसुला। और बाजा पेनिनसुला भी कहां पे? ला पाज पे। अगर आपको कल्चर देखना है, आपको मैक्सिकन फूड ट्राई करना है, मैक्सिमम मैक्सिकन लोगों का हर एक चीज देखनी, देन ला पाज इज द बेस्ट प्लेस। अगर तुम यहां चले गए, या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम ड्रग्स करके आओगे। या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम क्या करके आओगे? ड्रग्स करके आओगे। क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने ऑफर कर दी स्नाउट करने के लिए और तुमने नहीं की तो मार देंगे। बिकॉज दिस इज द पार्ट। वो होता है ना कि तुम किसी घर पे गए और तुमने चाय नहीं पी, सामने वाले ने क्या किया, गर्म चाय तुम्हारे मुंह पे मार दी कि हाँ बनाई थी, दैट इज सब। तो अगर मैक्सिमम घूम, वैसे किसी कंट्री के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी मैक्सिकन्स, बट ला पाज इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मैक्सिको। ठीक है। और कैसा रीजन है? वेरा फर्टाइल रीजन है। ठीक है। और ओपियम वगैरह की सबकी खेती या फिर कोको वगैरह की खेती बहुत खूब मात्रा में की जाती है। मोस्ट ऑफ द किसके ऊपर डिपेंड है? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है? ड्रग्स के ऊपर। ज्यादा हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हमारे काम का नहीं है। ठीक, मैक्सिकन रिलेशन पहले लिखो ब्लीज। कुछ नहीं है गाय जाने के लिए, एक तो ब्लीज रिवर है जो मेरी चेतुमल बे में गिरती है, ब्लीज रिवर। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, ब्लीज सिटी, जैसे मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी। इसकी कैपिटल ये नहीं है, इसकी कैपिटल है बेलमोपान। ठीक। और यहां पे एक माउंटेन रेंज है माया माउंटेन। खत्म। माया माउंटेन खत्म, कुछ नहीं है। लिख लिया। नेक्स्ट देखो ग्वांटेमाला। एक तो ये लिखो, अब तुम क्या पढ़ोगे इसको? चेचू मेटनीज पढ़ रहे हो या फिर कुचू मेटनीज पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो देख लो। चेचे तो नहीं है। ठीक है। या तो चूचू पढ़ोगे या कुचू पढ़ोगे। ठीक। एक ये है। दूसरा मेरे पास में ये चीज ध्यान रखनी है, पैसिफिक लो लैंड का पार्ट। और जो मेरे पास यहां पे एक वो है माउंटेन रेंज, वोल्कन वोजुमुल्को। एक नोट सो इंपोर्टेंट, लिखने का मन है तो लिखो, नहीं लिखने का मन है, थक गया हाथ तो मत लिखो। ठीक है। और एक चीज बस ये जो लिख लो, लेक इजाबेल। लेक इजाबेल इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। लेक इजाबेल लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। होंडारुस। होंडारुस में फेमस है गल्फ ऑफ होंडारुस। गल्फ ऑफ होंडारुस। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर कोको रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, सेंट्रल अमेरिका की सबसे फेमस रिवर कोको रिवर।
पूरे के पूरे किसकी? सेंट्रल अमेरिका की सबसे फेमस रिवर पोको रिवर। क्या करती है? सेपरेट करती है होंडारस को निकारागुआ से। किसे अलग करेगी? होंडारस को निकारागुआ से नेचुरल बॉर्डर बनाएगी। और इसमें भी क्या है? सिया मादरे वाला माउंटेन चल रहे हैं। निकारागुआ और होंडारस को, HEN है ना, H और N को। ठीक, एक रिवर और लिख लो, उलुमा रिवर है ये गाइस। इसकी टाइप छोड़ो, इसको रहने दो, सिको रिवर जाने दो। हमारा इतना कोई खास है नहीं इनके साथ में, होंडारस के साथ में। HE एल सल्वाडोर। सिर्फ एक ही है, पाज रिवर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, पाज रिवर। दिस इज माई पाज रिवर। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं किसके बीच में? एल सल्वाडोर और ग्वांटामाला के बीच में। एल सल्वाडोर और ग्वांटामाला के बीच में। और इनके बॉर्डर पे एक लेक गुइजा है, लेक गुइजा। लेक गुइजा। ठीक, एल सल्वाडोर पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसने क्या कर दिया था? बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया था। लीगल टेंडर पता है क्या होता है? लीगल टेंडर पता है क्या होता है? बताओ। देखो, किसी भी करेंसी को, किसी भी नोट को लीगल टेंडर होने के लिए दो तीन चीजें। एक तो पहली चीज, इशू जो किया होगा, इशू जो किया होगा या तो सेंट्रल बैंक ने किया होगा, या तो किंग ने किया होगा, या फिर क्वीन ने किया होगा, या फिर वहां के जो भी लीडर वगैरह उन्होंने इशू किया होगा उस नोट को, या फिर उस सॉरी करेंसी को। दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस, कि अगर मैं किसी को दूं तो वो क्या कर लेगा? यस कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं, क्या डॉलर लीगल करेंसी है इंडिया में? नहीं है। मतलब वैसे अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो आरबीआई उसको ले लेगा, लेकिन अगर आप किसी आम आदमी को जाके दे रहे हो तो क्या वो ले लेगा? नहीं। तो ये पहला क्या हुआ था। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी के साथ में, क्रिप्टो करेंसी को क्या किसी सेंट्रल बैंक ने रिलीज किया है? नहीं। क्या किसी किंग ने किया है? नहीं। क्वीन ने किया है? नहीं। क्या किसी और पर्सन ने, गवर्नर वगैरह ने किया है? नहीं। किसी को दे रहे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सामने वाले की मर्जी, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने पहले ऐसे थे कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लीगल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। किसको? बिटकॉइन को। एल सल्वाडोर पूरी दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को क्या कर दिया था? लीगल करेंसी। यानी अगर आप एल सल्वाडोर में जाके ऑटो वाले को बोलोगे कि भैया चलो, और जाने के बाद क्या कर दोगे? ये लो 0.00002.5 बिटकॉइन, इतना बनता आपका, तो एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज इज द लीगल टेंडर। ठीक। और अगर मैं करेंसी के इन्फ्लुएंस की बात करूं तो पूरे सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाली करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर एक्सेप्टेड है। जैसे अगर मैं नेपाल में जाऊंगा या फिर मैं भूटान में जाता हूं, वहां जाके मैं क्या कहता हूं कि इंडियन रूपी ले लो, तो ले लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है? हाईएस्ट सर्कुलेटेड या फिर एक्सेप्टेड करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। इनकी खुद की भी करेंसी है, ऐसा नहीं कि खुद की करेंसी नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एल सल्वाडोर हो गया हमारा, HEN। एंड देन मेरे पास है कोस्टारिका। मेरे पास क्या है? कोस्टारिका। निकारागुआ वो रह गया, ओके। एन नहीं आया था ना, एन सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, हाइती, पोर्टोरिको।
अरे यार, मॉस्किटो। होंडारुस किया था ना हमने। यहां पे गाइस वो लिखो, होंडारुस में एक चीज लिखो, मॉस्किटो कोस्ट। होंडारुस कोस्ट, सॉरी, मॉस्किटो कोस्ट। ठीक है, एक ये था मॉस्किटो। यहां पे अच्छा ऐसा लग रहा है कि इस कोस्ट पे बहुत सारे मच्छर मच्छर होंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, रिमोट रिमोट ले आके बंद कर लो यार, ठंड लगी, मुझे तो लग नहीं रही। ठीक है, जिसको देखो वही। एक कम्युनिटी थी मिस्कितो सांबू, तंबू। ठीक है, इस कम्युनिटी को क्या किया जा रहा था, एज ए मतलब इस कम्युनिटी के लोगों को पकड़ के लेके आया जा रहा था। और ये लोग यहाँ आए होंडारुस में, और जैसे ये इस लेक के पास में आए तो इनका शिप डूब गया। इनका शिप क्या हो गया, बीच में चट्टान वगैरह टूट के डूब गया। और फिर बहुत सारे इस रीजन के लोग यहाँ पे आए, मिस्कितो सांबू उसके रीजन की। फिर यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे आके इन लोगों ने, इस कम्युनिटी में, सिंधु संबू कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दिया। एंड लेटर ऑन स्टेज में व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई। इन्होंने अपनी खुद की क्या बनाई, डायनेस्टी बनाई। ठीक है, कर लिया करो, बीमार बीमार हो जाओगे, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये सरकारी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं तोड़ना है। ठीक है, ये बकवास करना नहीं करना। तो लेटर ऑन क्या हुआ, अब इसके प्रोनाउंसिएशन है मिस्किटो था, चेंज होते होते बाद में ये रीजन को मॉस्किटो रीजन ही बोलने लग गए। ठीक है, और ये कब की बात है, ये बात थी मिड ऑफ 17th सेंचुरी की, मिड ऑफ 17th सेंचुरी। और इनके लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या था, कोको रिवर थी वाटर वगैरह के लिए। फ्रेश वाटर रिवर है तो कोको रिवर थी, तो कोको रिवर के आसपास इन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई। और बाद में क्या है, बाद में मिस्किटो मिस्किटो डायनेस्टी बनी, मिस्किटो रीजन के बहुत सारे रूलर आए, और फिर होते होते क्या है, मॉस्किटो कोस्ट बोल दिया गया, क्योंकि इसी कोस्ट पे वो आए थे। ठीक है, चलो अब मैं उसी में आता हूँ। हाँ यार, दो तीन चीजें रहेगी, डाउनलोड्स में होगा वो। निकार का हुआ लिखो, ठीक, कोको रिवर। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो मॉस्किटो कोस्ट इसके यहां पे भी है। ये तो बाद में जब निकार का हुआ और वो सब अलग हुए हैं तब ये हुआ। ठीक है, तो पूरा मॉस्किटो कोस्ट कौन सा, मेरा होंडारुस और निकार का गुआ में फैला हुआ। ठीक, और कोको रिवर क्या करती है, कोको रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन निकार का गुआ एंड होंडारुस। और ये होती है इजाबेलिया, इजाबेलिया माउंटेन से ओरिजिनेट। इजाबेलिया माउंटेन से क्या होती है, माउंटेन से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कौन सी, मेरी कोको रिवर। और कोको रिवर क्या करती है, इट्स क्रिएट है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन होंडारुस एंड निकारा। पहले पूरा पूरा रीजन ऐसा नहीं था, होंडारुस और ये तो अब बाद में बने। ठीक है, लगभग लगभग क्या हुआ है, लगभग लगभग 1950 के अराउंड में इन्होंने होंडारुस को ब्रिटिशर्स ने क्या दिया था, खुद से होंडारुस प्रोविंस नाम से सेल्फ रूल का रूल दे दिया था। फिर बाद में होंडारुस और ये निकार का गोवा अलग हुए, पहले सेम रीजन में मॉस्किटो उसका होता। ठीक, यहां पे सबसे बड़ी बात, लेक निकार का गुआ, और इसमें है ओमे टेपे।
ओमेटेपे आइलैंड। ध्यान रखना है गाइस, जैसे हमारे पास क्या है, दिस इज द रिवराइन आइलैंड, सॉरी नॉट रिवराइन, लेक आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड तो वो मुजली, ठीक है, लेक आइलैंड है, निकारागुआ। एक चीज और लिखनी है, दूसरा मेरे पास में है दिस रिवर, सैन हुआन रिवर। इसी लेक में से रिवर निकलती है, इस रिवर से रिवर ओरिजिनेट होती है, सैन हुआन रिवर, जो क्या करेगी, जो बॉर्डर बनाएगी कोस्टा रिका के बीच में और निकारागुआ के बीच में। जो इजाबेलिया, सॉरी उजाबेलिया नहीं, ये वाली भाई, ओमेटेपो लिख ही रखा है यहां पे, इसमें तो ये आइलैंड है, ये आइलैंड है निकारागुआ लेक में, निकारागुआ लेक में। और निकारागुआ जो लेक है वो ओरिजिनेट होती है, वो ओरिजिनेट करती है सैन हुआन रिवर को, और सैन हुआन रिवर क्या करती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है निकारागुआ और कोस्टा रिका के बीच में, ठीक है। और यहां पे एक रिवर और फेमस है, ठीक है, जो मेरी मॉस्किटो कोस्ट के उससे ओरिजिनेट होती है, दैट इज माई रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, जो मेरी ये मेरी ब्राजील में नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको ब्राजील में देखने को मिलेंगी, बट दिस इज इन माई निकारागुआ, ध्यान रखना है। रियो डी जेनेरियो, रियो कोस्टा रिको, ठीक, ऐसे जब रियो रियो करके आपको कहां मिलेंगे, ब्राजील में मिलेंगे, तो उस चीज से बस कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके पास क्या है, रियो ग्रांडे जो रिवर है, दैट इज इन योर निकारागुआ, और किसमें है, सेंट्रल अमेरिका। और जहां से क्या होता है, ये क्या कर देते हैं, दिस इज रिवर एंड्स द मॉस्किटो कोस्ट। इस रिवर के खत्म होने पे क्या हो जाता है, जब यह रिवर फ्लो करती है तो यहां पे आपका मॉस्किटो कोस्ट खत्म हो जाता है, कोस्टल जो रीजन है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, कोस्टा रिका। कौन सी रिवर है ऐसी, मीनाक्षी, जो निकारागुआ और उसके बीच में बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है, कोस्टा रिका के बीच में, निकारागुआ। अरे तुम्हारा नाम मीनाक्षी थोड़ी ना, हाँ, अरे तुम्हारा नाम मीनाक्षी थोड़ी ना है, मीनाक्षी कौन सी है, अंजलि, रितु, साक्षी नाम आपका, साक्षी, रितु, ललिता, हाँ, सैन हुआन रिवर, अभी अभी बताया था, लिख लिया करो भाई इसको, सैन हुआन रिवर, ठीक है। जे को मैं एच प्रोनाउंस करूंगा, हुआन रिवर, जुआन नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है मैं बताता हूं, बताओ वाशु क्या हुआ है। रियो ग्रांडे रिवर ब्राजील में नहीं है, रियो ग्रांडे ऐसा, जिस, देखो ब्राजील का एक कंसेप्ट है, वहां पे बहुत सारी चीजों के आगे रियो लगा होगा, रियो डी जेनेरियो, रियो रिवर्स और रियो कोस्ट आ रहे हो, ठीक है, रियो कोस्ट वगैरह बहुत जगह पे रियो लिखा होगा। तो रियो ग्रांडे जो रिवर है वो निकारागुआ में है, ब्राजील में नहीं। ब्राजील तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो माउंटेन यहां से स्टार्ट हो गया, कैपिटल क्या है, सेंट जोसे नहीं है, सेंट होजे, सेंट होजे, सैन होजे, सेंट भी नहीं है, सैन होजे, सैन होजे, ठीक है। स्पेनिश वाला वो है। गुआन कास्टे माउंटेन, गुआन कास्टे माउंटेन, तिलारन माउंटेन, तिलारन माउंटेन, सेंट्रल माउंटेन और ताला मानका माउंटेन, एंड ताला मानका माउंटेन्स, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट कौन से है, ताला मानका माउंटेन्स, कौन से हाईएस्ट है, ताला मानका माउंटेन, जो सबसे लास्ट में आएंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, गुआना कास्टे माउंटेन, फिर है मेरे पास तिलारा माउंटेन्स,
सेंट्रल माउंटेन्स एंड लास्ट में मेरे पास में तालामान का माउंटेन्स। ठीक, पूरे देखो एक बात सुनो, यूएसए के बाद में अगर माउंटेन्स ढंग से आए तो किसमें है? कोस्टा रिका। ठीक है, एक चीज और है यहां पे, दैट इज गल्फ ऑफ अरे भाई, गल्फ ऑफ निकोया, गल्फ ऑफ निकोया एंड गल्फ ऑफ डुलेस। देखो आपने सैन हुआन रिवर देखी थी, सैन हुआन रिवर, सैन हुआन रिवर में ओरिजिनेट होगी गुआनकास्ते माउंटेन से, और तिलारा माउंटेन से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज चिरिपो रिवर, चिरिपो रिवर। 2 पॉइंट लिख लो बस, खत्म। मेरे पास क्या है? मेरे पास गुआनकास्ते माउंटेन से कौन सी रिलीज हो रही है? रिवर मेरी सैन हुआन रिवर, जो मेरा क्या बनी, नेचुरल बॉर्डर बनाई किसके बीच में? ग्वाटेमाला के बीच में और सॉरी निकोबार का गोवा और कोस्टारिका के बीच में। दूसरी रिवर मेरी कहां से ओरिजिनेट होगी? तिलारा माउंटेन से, दैट इज माई चिरिपो रिवर। और चिरिपो रिवर जब कहां पे मिलेगी? सैन हुआन रिवर में मिलेगी, देन इट विल बिकम चिरिपो रिवर। मतलब सैन हुआन रिवर ने अपना सारा पानी किस में डाल देगी? चिरिपो रिवर, एंड लेटर ऑन दिस विल बी डंप्ड इनटू कैरिबियन सी। ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं। एंड लास्ट मेरे पास है सेंट्रल अमेरिका का पनामा। देखो वैसे मेरा पनामा खत्म होता है डारियन गैप पे आके, मेरा सेंट्रल अमेरिका कहां खत्म होगा? डारियन गैप पे आके। लेकिन मेरे पास एक यहां पे एक लेक है, दिस इज माई पनामा लेक, दिस इज माई पनामा। ऐसा माना जाता है कि इससे इस तरफ का नॉर्थ अमेरिका है और इससे इस तरफ का साउथ अमेरिका है। क्यों है ऐसा? बिकॉज ये वाला जो मेरा रीजन है, इट इज टू मच डेंसर रीजन, यहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है अवेलेबल। ये लोकल जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, बहुत सारे जो ड्रग्स लॉर्ड है उन्होंने कब्जा कर रखा है। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तो इजीली मोबिलिटी नहीं। कोई ये चाहे कि मैं पैदल पैदल चलूं तिलामांका और यहां से माउंटेन से पड़े पड़े कनामा करके और मैं यहां चला जाऊं कोलंबिया में, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोलंबिया पूरा पूरा ड्रग्स लॉर्ड उनके बीच में। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल सुनने में यही होता है कि पनामा कैनाल आ गई है तो क्या हो गया? मेरा नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में खत्म होता है, सेंट्रल अमेरिका में खत्म होता है डारियन गैप। लेकिन दिस एरिया जो पनामा कैनाल से बीच की कहा डारियन गैप तक, दिस इज नॉट द एक्सेसिबल, दिस इज नॉट द एक्सेसिबल एरिया। कोई रोड नहीं है, आप पैदल भी नहीं जा सकते। ठीक है, और अगर आप ट्राई करते हैं तो देयर विल वेरी ह्यूज चांस कि आप गायब हो जाओगे। ठीक है, सिंपल। और ये सबसे जो मेरा है सैन ब्लांक माउंटेन्स, दिस इज माई सैन ब्लांक आर्किपिएलागोस, दिस इज माई सबसे बड़ा अनटच्ड वो है, मतलब अनटैप्ड रीजन है सेंट्रल अमेरिका का, जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई लोग पहुंचे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज द अनटैप्ड। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, सॉरी।